सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। शिक्षण अभिक्षमता का टॉपिक कंप्लीट करते हुए हम सभी शिक्षण की अर्थ, विशेषताएं, विचारधाराएं, स्तर और चर तथा उद्देश्यों का अध्ययन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षण विधियाँ क्या हैं? जब हम सभी जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम शिक्षण के माध्यम से, एक शिक्षक अपने लेक्चर के माध्यम से ज्ञान, बोध, अनुपयोग और ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करता है, तो इन पक्षों के विकास करने के लिए वह विभिन्न विधियों का सहारा लेता है। विभिन्न विधियों का सहारा लेना भी चाहिए। और क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे सामने यानी शिक्षक के सामने टारगेटेड एरिया यानी छात्र समूह विभिन्न आयु वर्ग का, विभिन्न समझ का, विभिन्न बौद्धिक स्तर का होता है। तो उन सभी स्तर के बालकों को ध्यान में रखकर ही हमें अपना लेक्चर अरेंज करना चाहिए। अगर मान लो आपने बहुत लोअर क्लास में आप बहुत अपर लेवल की टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उपयोगी नहीं होगा। बहुत अपर लेवल की क्लास में आप हैं, वहाँ पर आप बहुत छोटे लेवल की टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उपयोगी नहीं हो पाएगा। जहाँ काम करे सुई, वहाँ तलवार काम नहीं कर पाती। इसीलिए इसी तरीके से हमें इस विधियों को भी जानना जरूरी है। डिटेल में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इस शिक्षण विधि के पार्ट से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर तो पक्का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए आप उस कार्य को पूर्ण करिए और बेल आइकन प्रेस करते हुए नए कंटेंट का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। चलिए भाई देखें क्या है शिक्षण विधियां और किस तरीके से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न आया एक बार कि एक शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण विधियों का सहारा लेना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा तथ्य अच्छी तरीके से इस बात को परिभाषित करता है। तमाम सारे बातें लिखी थी, उसमें एक बात लिखी थी कि जिस विधि से बालक समझे, जिस विधि से बालक को समझ में आए वैसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसी बात को इग्नासा एस्ट्राडा कहते हैं कि यदि छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए उस विधि को अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ सकें। सीधी सी बात है, जो जय बिद राखे राम तय बिद रखिए, यानी जैसा बच्चों को समझ में आए वैसी तरीके से आप पढ़ाने का प्रयास करें। इसी तरीके से MP मॉफेट साहब भी कहते हैं कि शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। यह हुई शिक्षण विधि का मतलब। जो भी निर्देशात्मक तरीके अपनाए जाते हैं शिक्षक के द्वारा अध्ययन कराने के लिए, बालकों को अध्यापन कराने के लिए, स्वयं के अध्यापन के लिए, बालकों के अध्ययन करने के लिए, वे सभी निर्देशात्मक तरीके शिक्षण विधियों के नाम से, टीचिंग मेथड के नाम से जाने जाते हैं। इस लेक्चर में शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्रों की चर्चा करूंगा। चलिए एक एक शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है। सबसे ज़्यादा शिक्षक जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं वह प्रश्नोत्तर विधि ही होती है और सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल जो क्लास मानी जाती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लास जो मानी जाती है उसे यही क्लास मानी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुक्रियाएं हो रही हैं। परंतु अनुक्रिया करने का भी एक समय होता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कब अब शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो उस समय आप बोलेंगे, या फिर जब शिक्षक आपको एक समय दे कि अब इस समय पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तब वो सारी बातें पूर्व की चर्चा में बात आ चुकी है जब हम लोगों ने ज्ञान, बोध और चिंतन के स्तर की बात कही थी। चलिए, और एक इस विधि का और भी ज़्यादा शिक्षक प्रयोग तब करते हैं जब उनको पढ़ाने का मूड नहीं होता, तो कहते चलो अच्छा आज हम टेस्ट लेंगे, आज हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से इस विधि का प्रयोग कर लिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। यानी इस प्रश्नोत्तर विधि का जो प्रतिपादन किया वो सुकरात महोदय ने किया। दूसरी एक शिक्षण विधि है आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि सबसे पुरानी शिक्षण विधि मानी जाती है और इनके लिए अरस्तु का नाम आता है। परंतु कुछ पुस्तकों में मुझे
आगमन विधि के लिए फ्रांसिस बेकन का भी नाम मिला है और आगमन और निगमन विधि का प्रयोग पाणिनि ने भी अपने भाष्यों में कर रखा है। तो ये शिक्षण विधि काफ़ी पुरानी है। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, समझा देता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ। आगमन माने आ गए, ठीक है। तो आ कहाँ गए, अपने कंटेंट पर आ गए, जो पढ़ाने जा रहे थे उस पर आ गए। कैसे आ गए, जब बालक, मान लीजिए आप कोई विषय वस्तु बालकों को पढ़ाना चाहते हैं, उस विषय वस्तु को आप उदाहरण के माध्यम से पूछिए और कि मान लीजिए आपको पौधों को अंग पढ़ाना है। पौधे के अंग पढ़ाते समय आप बालकों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, बताओ कि कोई पेड़ पर चढ़ा है क्या, तो कहेगा हाँ चढ़ा है। किसने किसने पेड़ पर, कौन कौन पेड़ पर अभी तक चढ़ चुका है, ठीक है। कोई बताएगा कहाँ पर बैठे थे, कौन सा खेल खेला था, तो बताया लच्छी चूम खेला है। कैसे खेला, वो जाते थे, हम लोग पेड़ की डाल पर बैठते थे, वहाँ से जंप करते थे और तब तक जो पकड़ने आता था वो उसको घुमा करके पैर के नीचे से फेंक देते थे। याद आ गया होगा सबको, ठीक है। तो अच्छा, डाल, तो डाल के साथ हवा चलती थी। हवा किस लिए चलती थी, पत्तियाँ हिलती थी, तब हमें पता चलता था कि हवा चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे उन पौधे के एक एक भाग को स्वयं बता रहे हैं और बताते हुए हम कहेंगे तो चलिए आज हमारा टॉपिक भी पौधे के अंग, पौधे के भागों का अध्ययन करना है। अब वो डाली जानता है, जाइलम फ्लोएम थोड़ा ना जानता है, स्टेम नहीं जानता, लीफ जानता है, रंध्र नहीं जानता है, तो आप उसको अब डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसको विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहा जाता है। कैसे, क्यों विशिष्ट, यानी पौधा पढ़ाना है, पौधा के एक एक भाग उसकी विशेषता है। मैंने आपको शिक्षण पढ़ाया था, शिक्षण के बाद शिक्षण की विशेषताएं पढ़ाया, आपको विशेषता पहले से पता है, इसीलिए विशिष्ट से सामान्य पर आ गए, इसे आगमन विधि कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन फिलहाल तो अरस्तु हम मानते हैं, लेकिन कई कई जगह पर फ्रांसिस बेकन और पाणिनि का भी नाम आता है। दूसरी निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि से पहले की विधि है। निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मान लीजिए यह विधि क्या है, एक शिक्षक आया और शिक्षक ने कहा आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में, और शिक्षण विधियों के बारे में आपको पढ़ाना शुरू किया। इग्नासियो स्टाडा की परिभाषा ये है, एफ.एम. मोरेटो की परिभाषा ये है, और इस आधार पर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सामान्य से विशेषता में बाद में बताना शुरू किया, तो सामान्य से विशेष की ओर निगमन, यानी निकल रहे हैं विषय से बाहर की ओर, और वहाँ पर क्या है, विषय की ओर आ रहे हैं, तो वह आगमन विधि है। यहाँ विषय से बाहर की ओर निकल रहे हैं तो निगमन विधि है। ये थोड़ा सा उच्च स्तर के क्लासेज में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ हैं। तो ये देखा गया कि इस विधि से बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आगमन विधि का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है। तो निगमन ज़्यादा पुरानी है, आगमन उसके बाद की है। अच्छा भाई, चलिए प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी, आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, आगमन विधि के लिए फ्रांसिस बेकन का भी नाम आता है। आगे आ गई किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि क्या है, केजी मेथड क्या है, इसे हम बालवाड़ी विधि भी कहते हैं। इसे बालवाड़ी विधि भी कहते हैं, जो जर्मन शब्द किंडरगार्टन है, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, जिसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल साहब। कौन है, फ्रोबेल साहब है क्या ये किंडरगार्टन विधि। इसे हम अपने यहाँ जो हम प्री प्राइमरी स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर लगभग 3.5 साल से 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए जो संरचना है, पूर्व में जब इसका निर्माण हुआ था वह लगभग 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को के लिए यह हुआ था। इस जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं, प्री प्राइमरी से पहले के स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, कुछ भी विशेष पढ़ाया नहीं जाता, बस बच्चों को एक दूसरे से बात करना, व्यवहार करना, सामान्य आदत मैनर सिखाए जाते हैं, और कुछ गणित, कुछ विज्ञान, कुछ भाषा का ज्ञान भी किस तरीके से कराया जाता है, खेल खेल में उनको बताने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी विधि है, किंडरगार्टन विधि है। भारत में भी इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसे हम प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, जिसे हमने 3 भागों में बांट रखा है। हमारे भारत में जो स्कूल की संरचना है प्री प्राइमरी लेवल में, वह 3 लेवल की है। पहले को हमने प्ले ग्रुप नाम दिया है, दूसरा LKG कहा है, और तीसरा UKG कहा है। LKG को आप जूनियर किंडरगार्टन या लोअर KG भी कहते हैं, और सीनियर KG यानी UKG भी कहते
हैं, ये जो किंडरगार्टन व्यवस्था है ये हमारे भारत देश में इस प्रकार से प्रयोग की गई है, जिसके प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। चलिए अगली शिक्षण विधि की बात मैं करता हूँ। मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादन किसने किया? मारिया मॉन्टेसरी महोदया ने किया। ठीक है, ये शिक्षा शास्त्र जो शास्त्री हैं, ठीक है, महिला थी। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो शिक्षण विधि थी वह लगभग 2.5 साल से 6 वर्ष के बालकों के लिए निर्मित की गई। लगभग 20वीं शताब्दी में मारिया मॉन्टेसरी ने इस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया और इसके संबंध में हमारे भारत देश में भी वह लगभग 1949 के करीब आई और लगभग 10 वर्षों तक रहीं और अपना उन्होंने नूतन बाल शिक्षण संघ इस तरीके से बने हैं और वो इस पर काम करते रहे हैं कि बालकों को भी खेल खेल में इंद्रियों के प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी ज्ञान प्रदान किया जाए वह इंद्रियों के प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। वह मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग है। अगर मान लो एक क्वेश्चन कभी अभी तक तो आया नहीं, फिलहाल पूछ लिया जाए कि मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी शिक्षण विधि की आलोचना किसने की है, तो मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि की आलोचना किलपैट्रिक महोदय ने अपनी पुस्तक में कर रखी है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई, आगमन निगमन विधि हो गई, किंडरगार्टन फ्रोबेल हो गई, मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी हो गई। खेल विधि की बात करें तो हेनरी कॉडवेल क्रुक ये महोदय थे, इन्होंने खेल विधि का प्रतिपादन किया। खेल विधि क्या है? इनका ये मानना था, कॉडवेल क्रुक साहब का मानना था कि बच्चे जब खेलते हैं तो खेलते वो पूर्ण हृदय के साथ खेलते हैं, पूरी पूरी तन्मयता के साथ वो खेलते हैं। पसीना कितनी भी धूप है, खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, कैच आ रहा, मतलब बच्चे जो हैं खेलते समय अपने पूरे आनंद में होते हैं, पूरे तन्मयता से होते हैं, पूरे तत्परता से खेलते हैं। नाली में चली गई तब भी उठा लाएंगे धीरे से। ठीक, तो खेलते समय वो पूरी तन्मयता से, गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है, तब भी झाड़ के चल दी। यहाँ पर पता चला चोट लग गई, घर में कोई काम मतलब पढ़ा रहे हो तो आपने अगर हल्का सा टीप मार भी दी तो मतलब मान लो कि खून निकला है, तेज चोट लग जाती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पूर्ण हृदय के साथ तब खेलते समय वह पूर्ण हृदय के साथ सहयोग करते हैं। तो क्यों ना हम कोई जुगाड़ ऐसा करें कि प्रत्येक कार्य को, फिलहाल इसका प्रयोग आप लोअर क्लासेस में ही कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हर बात को खिलाते रहोगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो प्रत्येक कार्य को खेल के माध्यम से सिखाने की बात हेनरी कॉडवेल कुक साहब ने कर रखी है। ठीक है, चलिए अगली शिक्षण विधि पढ़ते हैं, डाल्टन विधि। हेलेन पार्खस्ट ये भी जो हैं वो महिला शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने लगभग अमेरिका में 1912 में इस डाल्टन शिक्षण विधि का प्रयोग किया था, जो लगभग 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग होने वाली थी। 12 में हुआ, 1913 से 15 के बीच उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1914 से 18 तक विश्व युद्ध चला है तो थोड़ा सा कम हुआ। फिर 1920 के करीब इस डाल्टन शिक्षण विधि के आधार पर उन्होंने, डाल्टन क्या है, डाल्टन यूएसए का मैसाचुसेट्स राज्य है, वहाँ का पर एक डाल्टन स्थान है, डाल्टन पर उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की है। बाद में उन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की, बाल विश्वविद्यालय पाठशाला की भी स्थापना की वहीं डाल्टन में, जहाँ पर क्या किया विश्वविद्यालयों में, इनका जो मानना ये था डाल्टन शिक्षण विधि में हेलेन पार्खस्ट महोदय का, इन्होंने कहा कि ये जो समय सारणी है, समय सारणी में जैसा लग रहा है कि कोई मशीन है, इतने समय तक चली बंद कर दो, इतने समय चली तो बंद कर दो। बच्चे का जिस विषय में मन है, जिस विषय में उसकी इच्छा है, जिस विषय में उसकी रुचि है, उसको वह जितने समय तक चाहे उतने समय तक पढ़े। यानी औपचारिक शिक्षण विधि का विरोध करती हैं हेलेन पार्खस्ट महोदया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, और ये देखिए यूकेटीएटी 2011 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो हेलेन पार्खस्ट महोदय ने किया। इनका मानना था कि कोई भी फिक्स्ड समय सारणी टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, जिस भी विषय को बालक जितनी देर तक पढ़ना चाहे उसको वह उतनी विषय तक पढ़े। यानी हिंदी में उसकी रुचि है तो हिंदी पढ़े, तो वह हिंदी के क्लासरूम नहीं रह जाएगी, वह हिंदी की प्रयोगशाला हो जाएगी। वह गणित को जितनी वैसे देर तक चाहे उतनी देर तक पढ़े, तब साथ में चर्चा करके पढ़े, तो वह गणित की क्लासरूम नहीं रह जाएगी, गणित की प्रयोगशाला हो जाएगी। इस तरीके से इतिहास, भूगोल, विज्ञान को भी वह पूरी तरीके से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी डाल्टन शिक्षण विधि हेलेन पार्खस्ट महोदया के द्वारा, जिसमें कोई फिक्स्ड टाइम टेबल का विरोध किया गया है।
डाल्टन विधि को मैंने आपको पूर्व में बताया था कि डाल्टन शिक्षण विधि प्रकृतिवाद पर आधारित है। तो प्रकृतिवाद भी औपचारिक स्कूल और औपचारिक शिक्षण पद्धति पर समय सारणी का विरोध करता है, ठीक है, तो इसी पर आधारित है। अगला है पर्यटन विधि। पर्यटन पास है पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि क्या है, सबसे ज़्यादा मौज इसी में आती है। लगभग शैक्षिक भ्रमणों की आपने नाम सुना होगा, तो लघु अवधि के लिए या थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए बच्चों को किसी एक विशेष स्थान पर ले जाकर प्राकृतिक वातावरण में उस विषय वस्तु को पढ़ाया समझाया जाता है, या कहें पढ़ाया न जा करके बालक स्वयं निरीक्षण और अवलोकन के माध्यम से उस तथ्य ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गई आपकी पर्यटन विधि। अगली है खोज विधि या अन्वेषण ये विधि, या इसी को ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, जिसका विकास आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने किया है, जहाँ पर बच्चे स्वयं से कुछ प्रश्नों का जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। कैसे याद करें खोज विधि को? आर्मस्ट्रॉन्ग माने आर्म माने हाथ, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। जिसके हाथ पांव मजबूत होंगे वही तो कुछ खोजबीन कर पाएगा ना, वरना ऐसे कैसे खोजबीन करेगा। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि या अन्वेषण विधि का विकास आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने किया है। अगला है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या है? यूपीटीटी 2017 में पूछी गई, आसमैन महोदय ने दी है। इस प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग आई थिंक, जिसका प्रतिपादन आसबर्न महोदय ने किया। अगला है समस्या समाधान विधि। इस विधि का प्रयोग प्रयोजनवाद के फलस्वरूप प्रयोजनवाद विचारधारा आई। उस प्रयोजनवाद विचारधारा यानी जो उसने कहा कि कोई भी तथ्य ज्ञान हम जब तक प्रयोग के आधार पर सीख नहीं लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। तो समस्या है तो समाधान जरूर होगा। तो समस्या समाधान विधि प्रयोजनवाद के फलस्वरूप मानी जाती है। अगली है प्रोजेक्ट मेथड या प्रयायोजना विधि, ये पूछी जा चुकी है। तो प्रोजेक्ट मेथड जिसका प्रतिपादन विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने किया, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया। प्रोजेक्ट मेथड में कोई भी तथ्य ज्ञान सिद्धांत आपको स्वयं करने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ पर निर्देश के रूप में शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त जरूर होता है। चलिए वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से सीखने के लिए प्रयासरत है। इसे गुडवार तथा स्केट्स महोदय ने प्रस्तुत किया है। किसने? विज्ञान एक गुड चीज़ है, अच्छी तरीके से वैज्ञानिक विधि के तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आपका गुड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गुडवार व स्केट्स याद करने के लिए हम इसको जोड़ सकते हैं। मूल्यांकन विधि JS राइस महोदय ने किया। पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं मूल्यांकन विधि के बारे में, ठीक है। राइस माने चावल। चावल जब आप खरीदते हो तो पूरा देखकर खरीदते हो कि कौन सा मोटा है, पतला है, कि टूटा तो नहीं है, ठीक है। तो मूल्यांकन करने के बाद ही हम चावल खरीदते हैं, हमारे लिए उपयोगी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मूल्यांकन विधि JS राइस, ये पूरी तरीके से औपचारिक नहीं है, बस समझने के लिए शिक्षण विधि का जो मैंने आपको टेक्निक बताई। सूक्ष्म शिक्षण विधि आगे पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण विधि जिसके माध्यम से बालक शिक्षकों को यानी प्रशिक्षु शिक्षकों को, प्रशिक्षु छात्राध्यापकों को किसी विशेष शिक्षण कौशल का ज्ञान कराया जाता है। इस शिक्षण विधि के माध्यम से का जो प्रतिपादन या जन्मदाता AW एलन को माना जाता है। अगली है प्रादेशिक विधि, हर्बर्टसन। प्रादेशिक विधि क्या है? इस शिक्षण विधि का प्रयोग हम भूगोल शिक्षण के लिए करते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है कि भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो भूगोल शिक्षण के लिए प्रादेशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले हर्बर्टसन महोदय के योगदान से पूर्व जो भूगोल विधि थी, भूगोल को पढ़ाने के लिए राजनैतिक परिदृश्य का प्रयोग किया जाता था। 1905 में हर्बर्टसन महोदय के प्रयासों के बाद भूगोल यानी पृथ्वी को एक प्रकृति का हिस्सा मानकर प्राकृतिक परिप्रेक्ष्यों में तोड़कर पढ़ाने की बात कही गई और इसे प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन ने कही है। इकाई विधि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीट में भी अन्य स्थान में भी। यूनिट मेथड है इकाई विधि, HC मॉरिसन महोदय ने इसका प्रतिपादन कर रखा है। आगे आती है वेनेटिका विधि, कार्टन वासबर्न वेनेटिका है, वासे वासबर्न और वासे वेनेटिका। ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए लुइस ब्रेल महोदय ने प्रतिपादित की, बात जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग जब समावेशी शिक्षा या विशिष्ट बालकों का अध्ययन कर रहे थे।
प्रक्रिया विधि कमेनियस महोदय हैं। कमेनियस महोदय का विशेष योगदान है शिक्षा शास्त्र में। तो कमेनियस की प्रक्रिया विधि यानी किसी भी विषय को प्रोसेस के माध्यम से करके सिखाने की बात हो रही है। बेसिक शिक्षा पद्धति हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की। समाज मिति, ये क्या है? समाज मिति जैकब एल मोरेनो है क्या? ये बालक सिर्फ ज्ञान प्राप्त न करे, बालक अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ उसका कैसे व्यवहार है, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार है, वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कैसी सहभागिता कर रहा है, इस सब का भी मापन होता है। उसे हम समाज मिति कहते हैं। ये जैकब एल मोरेनो द्वारा प्रतिपादित की गई है। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन BF स्किनर के द्वारा है। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन है। ठीक है, मैथेटिक्स विधि है। इन सब के बारे में आपको मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उपयोगी होगा आपके लिए। आगे हम लोग शिक्षण सूत्रों की बात कर लें, फिर ख़त्म करते हैं ये लेक्चर। अब हो गई कि एक विशेष तरीका था, आपने उस विशेष तरीके से शिक्षण कराया, पढ़ाया, बच्चे समझ रहे होंगे। अब कुछ फॉर्मूला होते हैं, इस विधि के अंदर भी कुछ फॉर्मूला होगा। भाई ये मेथड मैं प्रयोग करूंगा और इस मेथड के अंदर किस फार्मूले के माध्यम से, फार्मूला क्यों लगाते हो? किसी भी सवाल को आसानी से हल करने के लिए। तो इस शिक्षण विधि का प्रयोग आसानी से कर सकें, उसके लिए हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षण करके छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकता है। रेमंड साहब कहते हैं कि शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से, यानी सिद्धांत यानी शिक्षण विधि कोई सिद्धांत बन चुकी है, उसको व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। इसी क्रम में कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम बनाए और उन्हीं को बाद में शिक्षण सूत्र कह दिया गया। कुछ विशेष शिक्षण सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, या इसी को हम सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कह सकते हैं। किस शिक्षण विधि में आता है आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको बता चुका हूं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जानते हैं और फिर नहीं जानते हैं। ठीक है, इसको मैं मेरे जुगाड़ से विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आपका काम है शिक्षण विधि बताते चलिएगा, मुझे गलत बताएंगे तो मैं आपको उस पर करेक्ट करूँगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूल माने उसकी पूरी जानकारी के बाद उसकी विशेषता के बारे में बताना। तो ऊपर भी बात हो गई, सरल से जटिल की भी बात हो गई, स्थूल से सूक्ष्म। पूर्ण से अंश की ओर, यानी सामान्य से विशेष की ओर, लगभग एक ही सारी चीज़ें हैं और एक ही तरीके से चल रही। पूर्ण से अंश की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित यानी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और फिर निश्चय की ओर अब आपको तथ्य रूप में सही बातें बताई जाएंगी। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो आप जान रहे हैं, जानने के बाद से जो आप सामने देख रहे हैं, उस सामने घटित होने वाले कार्य व्यवहार में के पीछे कारण क्या है, वहाँ तक ले जाने का काम, इसे हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कहते हैं। या हम इसे विशिष्ट, अगला जो आया विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसी को हम दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देना, और उदाहरण से सिद्धांत की ओर, सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आगमन विधि है। और एक कहा जाता है उदाहरण से तथ्य पर लाना, ये आपकी आगमन विधि है। और दृष्टांत के माध्यम से सिखाना, ये, या उदाहरणों के माध्यम से सिखाना, ये आपकी दृष्टांत शिक्षण विधि। सिर्फ उदाहरणों के माध्यम से सिखाना वो आपकी दृष्टांत विधि, यानी कहानी सुना रहे हो आप। आगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ चुके हो, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यही है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण और इंद्रियों का प्रशिक्षण, ये कुछ शिक्षण सूत्र थे। प्रश्न इससे इस प्रकार से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अब आपको मैंने बताया है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर मैंने नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपने ध्यान से पढ़ करके समझने का प्रयास करिएगा। और इस तरीके से शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा हुई। अगला बच रहा है सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, सामाजिक कौशल, और आपको फ्लेंडर अंतःक्रिया। 2 वीडियो और दूंगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। अध्ययन करिए। भारत माता की जय।